हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अपक्रिय CSE एकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थोड़ा सा चैनल पे देख रहे होंगे कि थोड़ा सा कुछ दिनों से 10-15 दिन से कोई नया वीडियो एकाकी आ पाया है। उसका कारण ये था दोस्तों कि हम लोग चैनल के रिकॉर्डिंग कुछ काम कर रहे थे और अभी काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक हम लोग को लेना पड़ा। ठीक है, चूँकि अब पूरी कोशिश रहेगी कि कोई ब्रेक ना हो, चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियो पढ़े और सीक्वेंस से पढ़े। इसलिए आज मैं आप लोग को इन्फॉर्मेटिव वीडियो देने के बाद अब देखिए यहाँ पर अब चैप्टर 1 भारत का भौगोलिक परिचय, मतलब अब आप समझ लीजिए कि ये आपका इंडियन ज्योग्राफी आज से स्टार्ट हो गया। इंडियन ज्योग्राफी ये लेक्चर जो है आपके लिए UPSC हो चाहे स्टेट PCS हो, ओके, और या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, जैसे अभी आपका RO भी एग्ज़ाम आ रहा है जो कि बहुत यूपी के बच्चों के लिए ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम होता है, बहुत अवेटेड रहता है, इंतज़ार करते रहते हैं, चूँकि हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रहती है RO का, तो उसके रिगार्डिंग भी ये लेक्चर उतना ही महत्वपूर्ण है। अब तो आप चूँकि आप लोगों को बताते कि हम मेंस की जो क्लासेस भी लेने वाले थे उसमें थोड़ा सा डिले है, इसीलिए ये थोड़ा सा टाइम का जो ब्रेक हुआ था वो हम लोग लिए थे। इसीलिए चूँकि अब गैप ज़्यादा हो गया है तो इसलिए हम लोग ने ये डिसाइड किया है कि क्लासेस अब आपकी जो प्रीलिम्स वाली क्लासेस हैं वो आपको कंटिन्यूसली आपको मिलती रहेंगी। उसके बाद जब मेंस का क्लासेस स्टार्ट होगा तो आपको अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसी के सीक्वेंस में देखिए पहला चैप्टर है आपका इंडियन ज्योग्राफी में भारत का भौगोलिक परिचय। भारत का भौगोलिक परिचय, इसमें देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। इसमें भारत का एक जो हम लोग आप लोग समझ रहे हैं कि एक आप भारत के अगर मैप को आप सबसे पहले तो आप लोगों के पास मैप अगर नहीं हो तो मैप तुरंत ले लीजिए और खोल के रखिए, क्योंकि अगर ज्योग्राफी पढ़ना है तो मैप आपके पास होना चाहिए। चूँकि आप लोग देख रहे हैं हम लोग के पास व्हाइट बोर्ड है, तो हम लोग आपको यहाँ पर कोई डिजिटल मैप यहाँ पर खोल के आपको नहीं दिखा सकते, ये हम लोग की थोड़ी सी यहाँ पर मजबूरी है। बट आप लोग के समझ रहे होंगे, देख लीजिए मैंने मैप वेब में जितना मुझसे हो पाया मैंने यहाँ पर किया है। आप लोग के पास होना इसलिए ज़रूरी है कि जो मैं बताऊंगा आप वहाँ से उसको कनेक्ट कर पाएंगे और ये दिमाग में भी आपके बैठ जाने वाला है। अगर यहाँ से कनेक्ट कर लेगा तो आपके लिए उतना ही आसान होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखिए एक सामान्य परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो अपने भारत के बारे में छोटा सा परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद इसकी गोलार्ध में स्थिति, लंबाई चौड़ाई अक्षांशीय देशांतरी इसका विस्तार देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जैसे आपने सुना होगा उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थिति है, विश्व में क्या स्थिति है ना। उसके बाद उसका क्षेत्रफल कितना है भारत से। आप अच्छी तरह जानते हैं कि 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं हैं, जैसे आपका भूमध्य रेखा हो गया, कर्क रेखा हो गया और मकर रेखा। उसमें से एक जो कर्क रेखा है वो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। उसके बारे में थोड़ा जानेंगे कितने राज्यों से गुजरता है। इसे स्थलीय सीमा, तटीय सीमा, जली सीमा के बारे में हम लोग जानेंगे। एक समझ लीजिए कि जली सीमा है यहाँ, ये आपका भारत है, अगर ये है तो कितनी दूर तक हम लोग का सीमा है जहाँ पर हम लोग अपने वर्क करते हैं, हम लोग अपने अनुसंधान का कार्य करते हैं, वहाँ पर शुल्क की वसूली करते हैं। ये सब जानना भी आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे एग्जाम के पॉइंट से ही मैंने ये पॉइंट डाले हैं और सब एग्जाम में आते हैं, आप लोग समझ लीजिए। ऐसा नहीं एक भी चीज़ आपको ऐसा है होगा किसी एग्जाम से कनेक्ट ना हो, चाहे वो आपका UPSC हो और चाहे आपका स्टेट PCS हो या फिर उससे रिलेटेड ज्योग्राफी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो। ये मान के चलिए आपका यहाँ पर बेस लाइन से स्टार्ट होगा और आपके ऊपर तक जाएगा और ये सब कुछ ऊपर तक एग्जाम तक ले, आई मीन, तो यहाँ पर आप लोग सब कुछ कनेक्ट करने वाले हैं। ठीक, देखिए पड़ोसी देशों से सीमा, ये मैंने इसीलिए इसको बनाया है। मैंने देखिए यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब मैंने यहाँ पर बना के रखा है। इसी तरीके से आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा, तटीय राज्यों का क्षेत्रफल के दृष्टि से क्या है, ये सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक सामान्य परिचय। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि भारत नाम कैसे पड़ा। आप लोग अच्छे जानते हैं कि अगर हम लोग थोड़ा सा भी हिस्ट्री का आप लोग को नॉलेज होगा, जरूर पढ़े होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, तो प्राचीन काल में हम लोग को इस भूभाग को हम लोग भारतवर्ष के नाम से जानते थे। प्राचीन काल में हम लोग को मिलता है किसका नाम क्या था, भारतवर्ष। इससे आपको क्या पता चलता है कि प्राचीन काल में भी ऐसा नहीं है कि ये बहुत कुछ ही समय हुआ इसका नाम भारत पड़े। प्राचीन काल से इसका नाम हम लोग भारतवर्ष पढ़ते हैं। तो इसमें आप लोग को अलग अलग सोर्स में, अलग अलग बुकों में या फिर एक ही बुक में अलग अलग सोर्स में बहुत मिलेगा कि इसके नाम कैसे पड़ा भारत। तो कुछ जगह आपको क्या मिलेगा कि प्राचीन काल में इसका नाम भारतवर्ष था, तो ये एक वहाँ प्राचीन काल में जन होते थे, जन, उसमें एक प्रमुख थे भरत। ऋग वैदिक काल की बात कर रहा हूँ, उसमें एक जन प्रमुख होते थे। उसका एक सीक्वेंस होता है। उन जन प्रमुख में एक महान आदमी का नाम था उसमें भरत। उनके नाम पे माना जाता है कि इस संपूर्ण भूभाग का नाम भारतवर्ष पड़ा। फिर हमको जो सबसे पहले जो हमको सोर्स मिला है, हमको कहाँ से मिला है, पुराणों से। कहाँ से मिला है,
पुराणों से। पुराणों में हमको सबसे पहले भारत का नाम हमको मिला है। अगर हम एक ऐतिहासिक सोर्स की बात करें, हिस्टोरिकल सोर्स की बात करें, तो वो पुराणों से मिलता है सबसे पहले। और इस पुराणों में कौन सा? वायु पुराण। वायु पुराण में आपने एक कहानी सुनी होगी बचपन में, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी जरूर आपने सुनी होगी। अब जरा सा भी आप लोग को ध्यान होगा तो दुष्यंत और शकुंतला से जो एक पुत्र को प्राप्ति हुई थी इन दोनों के माध्यम से, उनका नाम था भरत, और उनके नाम पे इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। ठीक है, तो ये वायु पुराण का है। ठीक है, ये दुष्यंत और शकुंतला कहानी आपको वायु पुराण में मिलता है। वायु पुराण का ही ये भाग है और उनके पुत्र भरत के नाम पे पढ़ा है। अब हम अगर बात कर लें कि इंडिया या हिंदुस्तान कैसे पढ़ा, देखिए इंडिया पढ़ने का आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। अगर आपने सिंधु अपवाद तंत्र पढ़ा होगा तो मैंने उसमें सिंधु नदी का, जिसको हम लोग इंडस रिवर बोलते हैं, तो इंडस रिवर के नाम पे ही यूनानियों ने इसका नाम क्या रख दिया था? इंडिया। इंडस इंडिया। ठीक है, क्या होता? इंडस हमारा क्या आया था? इंडिया। किसने? यूनानियों के द्वारा। अब दूसरी बात आती है हिंदुस्तान कैसे पढ़ा। तो देखिए ये तो यूनानियों ने इसका नाम इंडिया दे दिया, लेकिन उसी सिंधु नदी के नाम पे ही हम लोग का नाम हिंदुस्तान पड़ा है। कैसे? जो हमारे यहाँ आए थे, जो बाहर आक्रांता थे, जैसे अरबी थे, है ना, फारसी थे, अरबी फारसी थे, तो उनको क्या था, ये सिंधु जो था ना, सिंधु, इसका प्रोनाउंसिएट, उसको मतलब उसका उच्चारण वो लोग ठीक से नहीं कर पा रहे थे। सिंधु को लोग पढ़ते थे हिंदू, हिंदू। तो इसी सिंधु से हमारा निकल के क्या आया? हिंदू। क्या निकल के आया? हिंदू। और इसी हिंदू से हम लोग को बना हिंदुस्तान। ठीक है, तान मतलब धरती, तो क्या हो गया इससे हमारा? हिंदुस्तान। तो आप लोग को समझ में आ गया कि भारत का नाम कैसे पड़ा, इंडिया का नाम कैसे पड़ा, एंड हिंदुस्तान। ये इसका सामान्य परिचय था, जानना जरूरी है, क्योंकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के नाम के बारे में अगर थोड़ी सी नॉलेज ना हो तो वो ठीक बात नहीं है। ये हुआ आपका सामान्य परिचय। अब थोड़ा सा हम लोग अब भारत के बारे में अगर जान लिए हैं, ये आपका 2 मैप मैंने बना रखा है, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका जो हमारा भारत है जो, वो किस गोलार्ध में पड़ता है ना। अब हम गोलार्ध में जानेंगे, फिर उसके अंदर धीरे धीरे हम लोग भारत का अध्ययन करेंगे। तो किस गोलार्ध में पड़ता है, भारत की गोलार्धिक स्थिति क्या है, तो आप लोग को अच्छी तरह, अगर आपने पिछली वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो, मैंने आपको अक्षांश देशांतर वाला जो वीडियो था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखिए, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया। मैं चूँकि यहाँ पर भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूंगा, वहाँ पर अक्षांश देशांतर से संबंधित सारी जानकारी है। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, और मैंने आपको बताया था इसमें 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएँ होती तो और हैं, लेकिन इसमें जो 3 महत्वपूर्ण बताए थे वो ये थी। ये क्या थे आपका? भूमध्य रेखा, ये आपका कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा, है ना। इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा बोलते हैं, भूमध्य रेखा को बता चुका हूँ। और ये आपका एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये आपका नॉर्थ पोल होता है, और ये आपका होता है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। देखिए अब मैं एक चीज़ और, उसी वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि कर्क रेखा जो 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं की बात करता हूँ, उसमें कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती हो तो दैट मतलब ये कर्क रेखा है, इसी पर भारत हमारा होगा ना, आधा ऊपर आधा नीचे, है ना। अब ये हम लोग जान लीजिए कि इसका मतलब ये है कि भारत हमारा यहाँ पर है। अब हम गोलार्धिक स्थिति आप लोग को बता रहे हैं, ठीक है। देखिए भारत की स्थिति ये बिल्कुल इस तरीके से है, ठीक है। अब एक चीज़ और देखिए, अभी जो कि मैंने यहाँ पर आपको अक्षांशीय देशांतरी विस्तार वहाँ तो मैंने बता दिया था, पर यहाँ वाले भी मैंने आपको, चूँकि भारत का इंडियन ज्योग्राफी हम लोग अलग से पढ़ने, यहाँ बताना जरूरी है, अभी मैंने नहीं बताया, लेकिन यहाँ मैंने इतना फिगर में बना दिया कि भारत की स्थिति ये है। अब क्या आप लोग बता सकते हैं कि अगर मैं सिर्फ अक्षांश की बात करूँ तो ये किस अक्षांश में पड़ेगा, किस गोलार्ध में पड़ेगा? अक्षांशों के माध्यम से अगर बताना हो तो ये किस में पड़ेगा? ये अगर आपका भूमध्य रेखा है तो ये क्या हो गया आपका उत्तरी अक्षांश या उत्तरी गोलार्ध, और ये आपका क्या हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो अगर हम अक्षांशों के दृष्टि से देखेंगे तो भारत हमारा किस में पड़ता है? उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। अब ये आपका क्या है? देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर, है ना। अब देशांतर के माध्यम से देखें तो क्या हो जाएगा? ये पूर्वी
कि पश्चिमी, तो भारत किधर पड़ गया? पूर्वी गोलार्ध में। अक्षांशों के माध्यम से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतर के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध में। तो अगर हम अक्षांशीय और देशांतर दोनों को एक साथ लें और देखें भारत की स्थिति क्या है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की स्थिति क्या है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, ये है भारत की स्थिति। आप लोग को देख लग रहा है। अब ये है कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में कितने कितने अक्षांशों पर है, कहाँ कितने कितने देशांतर के बीच में है, इसका हम बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एक मिनट। हाँ, ठीक, चलिए तो देखते हैं। ये आप लोग को समझ में आ गया कि भारत की गोलार्धिक स्थिति क्या है। भारत ग्लोब के एटलस के उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। उसके बारे में बात करेंगे। कर्क रेखा भारत के, यहाँ पर चूंकि भारत के परिप्रेक्ष्य में लोग देख रहे हैं, तो हम लोग को ये देखना होगा कि अगर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजर रही है तो कितने राज्यों से गुजरेगी, है ना। यही एक मेन पॉइंट, यही क्वेश्चन आता भी है, बताते हैं उस पर। सबसे पहले उसके हम क्या बात कर लें? उसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार क्या बात कर लें। अब चूंकि हम लोग ये जान गए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, तो उसके अक्षांशीय देशांतरी विस्तार देखिए यहाँ पर मैंने आपको इसीलिए इस फिगर को बनाया हुआ है। यहाँ पर अक्षांशीय देशांतरी विस्तार, उसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई, उसके चारों मुख्य पॉइंट जो होते हैं, उत्तरी पॉइंट, दक्षिणी पॉइंट, पूर्वी पॉइंट, पश्चिमी पॉइंट, सबके बारे में हम लोग इस फिगर से यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए अक्षांशीय विस्तार का हम लोग सबसे बात कर ले। तो अगर हम मुख्य भूमि की बात करें, मुख्य भूमि की बात कर रहे हैं इसके, अभी हम द्वीपी भाग है उसका बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। अब देशांतरी विस्तार देख लीजिए आप लोग क्या है? 68 डिग्री 68 डिग्री से ये क्या है? यहाँ पर मिनट मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। ठीक है, 68 डिग्री से ये क्या है? 97 25। ठीक है, 68 7 है, यस, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ये आपका देखिए, ये आपका हो गया 8 डिग्री से 37 डिग्री तक अक्षांशीय विस्तार हो गया। ये 68 डिग्री से 97 डिग्री तक ये क्या हो गया? आपका देशांतरी विस्तार हो गया। ये यही आपसे पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर 8 और 37 में अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 29 डिग्री का आएगा। इधर भी देखेंगे 97 और यहाँ 68 का भी जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे लगभग 29 डिग्री का आएगा। तो ये एक बड़ा यूनिक सा पॉइंट है कि आपका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार का जो डिफरेंस है भारत का देखेंगे तो वो क्या आएगा? लगभग 29 डिग्री, मतलब एक समान आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा यूनिक पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देख लें कि उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की भारत की चौड़ाई का क्या वो है। जैसे ऐसे मैंने इसको बांट लिया है, तो मान लीजिए ये, ठीक है, ये हो गई, ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, मतलब यहाँ से यहाँ तक है। ये कितना है आपका? ये लंबाई कितनी है आपकी? ये आपकी लंबाई है 3214। कितनी है ये? 3214 किलोमीटर। क्या है? 3214 किलोमीटर, 3214 याद रहेगा। 3214 किलोमीटर इसकी उत्तर से दक्षिण की लंबाई है, या विस्तार कह सकते हैं आप। और इसका पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है? ये आपकी है 2933 किलोमीटर। ठीक है, ये आप ये देखिए, ये सारे पॉइंट्स, हाँ ये चैप्टर पूरा चुकी है ये भौगोलिक परिचय। इसमें आपको कॉन्सेप्ट बहुत मिलेगा ही नहीं, इसमें पूरी बात आपको क्या है, आपको फैक्चुअल ही रहेगा। लेकिन ये जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेट पीसीएस के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यूपीएससी भी इसमें स्टेटमेंट के साथ इसे पूछ लेता है। इसके अक्षांशीय विस्तारों में थोड़ा सा बदल के पूछ लेगा, है ना, इनके डिफरेंस के बारे में पूछ लेगा, इसकी जो मैंने आपको डिफरेंस बताया इसके बारे में। तो ये मत समझिए कि सिर्फ फैक्ट है, इसको रटना है, इसको समझते जाइए, मैप दिमाग में बैठाते जाइए, ये आप लोग के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए, अगर इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो ये आपका क्या है 2933 किलोमीटर, और ये आपका ये आपका है
उत्तर से दक्षिण आपका 3214 किलोमीटर और ये पूर्व से पश्चिम का 2933 किलोमीटर। इनके बीच में अगर डिफरेंस देखेंगे 281 किलोमीटर का डिफरेंस आपको मिल जाएगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक की जो कि लंबाई है, चौड़ाई है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब हम लोग इनकी बात कर रहे हैं, इनके जो उत्तरी दक्षिणी पूर्वी और पश्चिमी पॉइंट होते हैं, तो उत्तरी दक्षिणी पॉइंट हम यहीं आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर मैप में बता के देखिए, जो सबसे उत्तरोत्तर पॉइंट होता है, दक्षिणी पॉइंट ये है ना। 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। दक्षिणी पॉइंट हम लोग क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, ओके, इंदिरा कॉल। उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ठीक है, याद रहेगा। इंदिरा पॉइंट नीचे, इंदिरा कॉल ऊपर, कश्मीर। ठीक है, इसमें लद्दाख में चला गया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब ये पार्ट आपका लद्दाख में हो चुका है, पहले ये जम्मू कश्मीर में होता था। इधर से आपका क्या है, किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी पॉइंट आपका क्या है, सबसे पूर्वी पॉइंट क्या है, किबिथू। क्या है, किबिथू, किबिथू, ओके। और इधर है आपका गौर मोती। देखिए, गौर मोती आपको कहीं कहीं गुहार मोती मिल जाएगा, कहीं कहीं आपको गौर मोता मिल जाएगा। नाम सिमिलर है, इसलिए इसमें कोई कंफ्यूज मत होइएगा। आपको सिमिलर टाइम मिलेगा तो आप समझ लीजिएगा वही लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपका उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, किबिथू आपका हो गया पूर्वी पॉइंट, और पश्चिमी पॉइंट आपका हो गया गौर मोती, जो आपके यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये चारों पॉइंट आपको मैंने बता दिया। हाँ, आप लोग को ये ध्यान में रखना होगा, जो इंदिरा पॉइंट है ये यहाँ न होके, मैंने ये सिर्फ बताने के लिए, इसीलिए मैंने इसको यहाँ न बता के यहाँ बताया है। इंदिरा पॉइंट आपका अंडमान निकोबार पे, अंडमान निकोबार के द्वीप के एक दक्षिणी पॉइंट पे है। ठीक है, अंडमान निकोबार वाले जो ये द्वीप समूह दिख रहे हैं ना, इसके दक्षिणी पॉइंट है इसका सबसे नीचे। इसीलिए इंदिरा पॉइंट, अभी देखो मैंने जो आपका अक्षांशीय विस्तार जो मैंने आपको बताया है 8 डिग्री 4 मिनट से, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट से, इसको अगर ये कह दिया जाए कि एकदम से आपको अपने द्वीपों को भी लेना है, ठीक है, द्वीपों को लेना है, तब ये अक्षांशीय विस्तार आपका बदल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तब आपका अगर हम यहाँ से लेंगे, क्योंकि ये इससे भी नीचे है, यहाँ से लेंगे और तब इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, ये तो वही रहेगा 37 डिग्री 6 मिनट, लेकिन ये क्या हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट, ध्यान रखेंगे। तब आपका अक्षांशीय विस्तार बदल जाएगा। उत्तर से दक्षिण का, उत्तर का आपका 37 डिग्री 6 मिनट ही रहेगा, पर दक्षिण का आपका क्या हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट। और यहीं पर आपका क्या है, दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, ये आपका इसी अक्षांश पे है। आप लोगों को ये बात याद रहनी चाहिए, ठीक है ना, कि ये जो मैंने बताया है ये मुख्य भूमि का बताया। मैंने पहले बोला था कि ये अक्षांशीय विस्तार में मुख्य भूमि का बता रहा हूँ। जब द्वीपों को ले लेंगे तो इसका अक्षांशीय विस्तार बदल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 डिग्री 4 मिनट से 37, ये वही रहेगा। बात समझ में आ गई। अब इसमें आपका देखिए, मैंने आपको लंबाई, चौड़ाई, अक्षांशीय, देशांतरी विस्तार और उत्तर दक्षिणी सारे पॉइंट्स मैंने आपको इस फिगर से आपको क्लियर करा दिए। अब देखिए अगला पॉइंट आपको क्या है, भारत के बारे में हम लोग एक ओवरव्यू तो हमने देख लिया। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्षेत्रफल की बात कर लें, क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। मैप जरूर आप लोग लेके बैठें, मैप आप लोग के पास ज़रूर रहना चाहिए। मैप से आप लोग खोल के पढ़ेंगे तो आप लोग के दिमाग में सीधा बैठता चला जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए, हम लोग क्षेत्रफल की बात करें, ये आपका भारत का भूभाग है ना। ये इसका जो क्षेत्रफल है, मैं क्षेत्रफल लिख दूँ इसका, क्षेत्रफल कितना है इसका 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, है ना, वर्ग किलोमीटर भी बोलते हैं इसको। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल अपने भारत का है, कुल क्षेत्रफल। बात समझ गए आप लोग। और ये क्षेत्रफल, ये भारत का जो क्षेत्रफल है, अगर इसको वैश्विक रूप से देखा जाए, वैश्विक विश्व के और देशों से, पूरे विश्व से कंपेयर किया जाए, तो इसका जो प्रतिशत है पूरे विश्व का 2.4% है सिर्फ। कितना है 2.4%। फिर भी इतना बड़ा क्षेत्रफल है, तो ये इसका जो स्थान है, यहाँ पर आप वैश्विक रूप से देख रहे हैं 2.4%, ये कम नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं कि अपने पृथ्वी पे, भारत पे, विश्व में छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। भारत, अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्रम देखेंगे तो ये 7वें स्थान पे आता है, 7वें स्थान पे, ठीक है। देखिए, ये शायद सबको पता भी हो कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान आता है, 7वां। लेकिन हाँ,
इसमें 7वां स्थान भारत का न पूछ के कभी कभी क्या पूछ लेता है, भारत से बड़े देशों का क्रम बताइए, भारत से बड़े देशों का क्रम बताइए। तब आपको हो सकता है, अगर आपने सिर्फ भारत का क्रम आपने रट के रखा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास मैप है तो मैप खोल लीजिए, विश्व का मैप जिसमें विश्व है। मैं आपको भी क्रम बता दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, दिमाग से आप लोग को होगा। देखिए सबसे बड़ा, आप अच्छी तरह जानते हैं, सबसे बड़ा देश अभी अपने विश्व में है तो क्या है, रसिया। ठीक है, अब यहाँ अगर आपने मैप खोला है तो ध्यान से देखिए, ऐसे होता है, इधर रसिया है सबसे बड़ा देश, उसके बाद दूसरा स्थान कनाडा का, जस्ट आप पश्चिम साइड आइए। ठीक है, रसिया कनाडा, फिर ऐसे जाएंगे, क्या मिलेगा आपको, चाइना। ये क्या है, रसिया कनाडा। ठीक है, फिर ऐसे ट्रायंगल जाएंगे आपको तिरक, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, चाइना, तीसरा सबसे बड़ा देश। और फिर ऐसे आएंगे, कनाडा के जस्ट नीचे ही है आपका क्या है, अमेरिका। ओके, रसिया कनाडा चाइना अमेरिका। ठीक, अब उसके बाद ब्राज़ील, चौथा 5वां देश ब्राज़ील, छठा देश ऑस्ट्रेलिया, और 7वां अपना भारत। 4 देशों का क्रम याद रहेगा तो बस ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया ही आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, कि भारत से जस्ट बड़ा ऑस्ट्रेलिया है, उसके पहले ब्राज़ील है। ठीक है, भारत से जस्ट पहले ऑस्ट्रेलिया है, उससे बड़ा ब्राज़ील है। और ये आपको स्टार्टिंग के 4, रसिया कनाडा चाइना अमेरिका। मैप अगर आप लोग ने खोला होगा तो आप लोगों को बहुत बढ़िया से सीक्वेंस आप लोग को दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका 7वां स्थान आपका किसका आता है, भारत का आता है। ये है आपके एरिया के हिसाब से भारत की स्थिति विश्व में। परसेंटेज में पूछ लेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, ये विश्व का 2.4% क्षेत्रफल को भारत हमारा कवर करता है। ठीक है, और अगर इसके क्षेत्रफल की और बात कर ले तो अगर हम जापान हो गया, रूस हो गया, इनफैक्ट यूरोप की बात कर लें तो अगर यूरोप से अगर हम रूस को हटा दें, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं रसिया का कुछ भाग, ना जानते तो जान लीजिए रसिया का कुछ भाग। रसिया हमारा यूरोप और एशिया दोनों का देश है, दोनों में पड़ने वाला देश है। अगर हम रूस को एशिया से यूरोप से निकाल दें तो बाकी का जो यूरोप बचा है वो लगभग भारत के एरिया के बराबर ही बचता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है बस, समझ रहे हैं। तो भारत की क्षेत्रफल जो भारत का है कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं। अगर हम जापान से तुलना करें तो जापान का तो लगभग 8 गुना है भारत, जापान से लगभग 8 गुना है। और रूस की भी तुलना करें तो रूस का भी लगभग 8वां भाग है, क्योंकि रूस तो बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करता है, रूस बहुत बड़ा कवर क्षेत्र करता है, तो उसका लगभग 8वां भाग भारत है। ठीक है, तो ये है भारत के क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी कुछ जानकारी, कि अगर आप यूरोप से रसिया को हटाते हैं तो लगभग यूरोप के बराबर है भारत का क्षेत्रफल। इस तरीके से देखें कि यूरोप में छोटे छोटे देश बहुत सारे हैं, देश तो बहुत हैं पर क्षेत्रफल उतना नहीं है। ठीक है, अब लोग बात कर रहे हैं कर्क रेखा और मानक रेखा की। देखिए अक्षांशीय और देशांतरी वाले वीडियो में मैंने इन दोनों के बारे में डिटेल से बताया हुआ है, फिर भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ये जान लीजिए। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। उसमें मेन एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, और पहले यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, आप पीछे पलट के देखें तो यूपीएससी में पूछा जा चुका है, लेकिन स्टेट पीसीएस का ये बड़ा पेट सा क्वेश्चन बन गया है। लगभग हर अल्टरनेट पे किसी न किसी या फिर स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है कर्क रेखा पे स्थित भारत के राज्य। देखिए मैं यहाँ मैप में तो ये है, आप मान लीजिए अगर यही आपका कर्क रेखा है, मैं यहाँ कंप्लीटली इसको बना तो नहीं पा रहा हूँ, फिर थोड़ी जगह की कमी से, तो आप याद रखिए कि कर्क रेखा कैसे गुजरता है। स्टार्ट यहाँ से करिए, ठीक है, ध्यान रखो। गुजरात के जस्ट बाद राजस्थान का क्षेत्र पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है, याद रहेगा आपको, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इधर तक के मैंने सारे बता दिए। ठीक है, अब अगर हम पूर्वोत्तर में जाएंगे, पूर्वोत्तर में 2 राज्य हैं, कौन से हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे ही याद कर लीजिए आप कि ये पश्चिम बंगाल तक आपके 6 पड़ जाएंगे। स्टार्ट यहाँ से करते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सीक्वेंस है ना, गुजरात, इधर का राजस्थान भाग, फिर मध्य प्रदेश सटा हुआ आपका छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ से ही जस्ट बाद आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये हो गए। उसके बाद आपका क्या पड़ा, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये आपका त्रिपुरा पड़ जाता है, ये आपका मिजोरम पड़ता है। बात समझ में आया आपको। तो ये होता है कर्क रेखा से गुजरने वाले राज्यों के नाम। कितने हैं टोटल, 8 राज्य। 8 राज्यों से पास करता है। ठीक है, अब दूसरा है मानक रेखा।
आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे भारत का जो मानक रेखा है वो कौन सा है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब मुझे ये बताने की जरूरत तो है नहीं ना इसको पूर्वी देशांतर क्यों, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति कहाँ है, अगर देशांतर के माध्यम से देखें तो पूर्वी गोलार्ध में है, तो ये पूर्वी देशांतर होगा। ठीक है, हाँ, इस पे क्या क्वेश्चन बनता है कि यही पूछ सकता है कि आपका जो मानक रेखा है वो कहाँ से पास करता है। अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें हम लोग तो बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है, ये उत्तर प्रदेश इसके स्टेट पीसेस में जो आता है उसमें आता है कि कहाँ से पास करता है, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के नैनी वाले स्थान से ये पास करता है। ठीक है, ये दूसरा ये पूछ सकता है कितने राज्यों से गुजरता है, क्योंकि अदर स्टेट में हो सकता है ये ना पूछे, उनके लिए नैनी प्रयागराज उतना इंपॉर्टेंट ना हो, तो ये पूछ सकता है कि ये आपका कितने राज्यों से गुजरता है। ठीक है, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास मैप है तो आप लोग जरूर देख रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोग हमको कमेंट करके बताइए यहाँ से पास करता है। ठीक है, एक ऐसे ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लगभग 5 राज्यों से गुजरता है, 5 राज्यों से गुजरता है, लेकिन उनके नाम आप हमको कमेंट के बताइए, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, ये आपका हो गया मानक रेखा। अब बात करें थोड़ा सा स्थलीय सीमा के बारे में। ठीक है, अब हम लोग इसके रेखा पॉइंट्स सब कुछ देख लिए हैं, अब थोड़ी सी इसकी स्थलीय सीमा के बारे में थोड़ा सा हम लोग बात कर ले, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन हमेशा आया है। ठीक है, देखिए स्थलीय सीमा का क्या है, इसका स्थल जहाँ उसका स्थल है, और ये देखिए आपका तट है, ये आपका आप लोग जानते हैं क्या है, आपका अरब सागर है, और ये क्या है आपकी बंगाल की खाड़ी, और इन सबको मिला के इन पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। अच्छी तरह जानते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, आपको हिंद महासागर। और इकलौता एक यह महासागर है जो किसी देश के नाम पड़ा है। हिंद आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये भारत का हिंदुस्तान हिंद है। ठीक है, और उसके नाम पे इस महासागर का नाम पड़ा है, जिससे अक्सर जो चीन रहता है वो चिढ़ा रहता है कि किसी देश के नाम पे कैसे पड़ सकता है। क्यों भाई, तुम्हारे साउथ चाइना सी तुम्हारे नाम पे पड़ सकता है और तुम उस पर बेवजह का उस पर अतिक्रमण कर सकते हो, तो ये तो हम लोग एक शांत देश माने जाते हैं, तुम्हारे नाम पे क्यों नहीं पड़ सकता, हमारा तो इतिहास भी बहुत अच्छा है ना। तो यही है हिंद महासागर, इसमें आपका बंगाल की खाड़ी, अरब सागर दोनों समाहित हो जाते हैं। ये पूरा हिंद महासागर है, उसको हम लोग चूँकि अब भारत हमारा पेनिसुला बनाता है, प्रायद्वीप बनाता है, अलग कर देता है, तो इसलिए हम लोग इसको बंगाल की खाड़ी बोलते हैं। ये बंगाल खाड़ी का रूप है, और ये हमारा अरब सागर है, क्योंकि इधर अरब देश है। ठीक है, तो हम लोग का ये है कि हमारा ये क्या है, ये हमारा तटीय सीमा है, ये जो डायरेक्ट हमारा समुद्र से लगे हुए हैं तटीय सीमा है, ये हमारा स्थलीय सीमा है। तो इसमें क्या क्वेश्चन आता है, इसमें स्थलीय सीमा और जलीय सीमा की तटीय सीमा की लंबाई अक्सर पूछता है। तो ध्यान दीजिए आप, इसमें 2 चीज़ आपको ध्यान देना है। भारत का जो ये स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। ठीक, अभी मुख्य भूमि की बात कर रहा हूँ। मुख्य भूमि अब जब भी मैं बोलूँ तो आप ध्यान रखिए कि सिर्फ ये जो भाग दिख रहा है, ये मैं द्वीपी भागों की भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर ये आपका यहाँ से जहाँ से स्थल मिलता है, इधर चूँकि सारे देश मौजूद हैं, स्थल है तो इधर यहाँ तक। ठीक है, ये आपकी इसकी लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। उसमें अगर मैं तटीय सीमा को ऐड करूँ सिर्फ मुख्य भूमि की, तो उसकी लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर। ओके, क्या आप लोग को ध्यान रहेगा, स्थलीय सीमा 15,200 और तटीय सीमा 6100 किलोमीटर। ये किसका है, मैंने बताया आपको, भारत की मुख्य भूमि की, भारत की मुख्य भूमि का। ठीक, अब मैं इसमें थोड़ा सा द्वीपों को भी इन्वॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर द्वीपों की सीमाओं को भी अलग, इधर लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, इनको भी शामिल कर लें, तो ये जो आपका तटीय सीमा है ये बदल के आपका कितना हो जाएगा पता है, अब इसकी जगह क्या हो जाएगा आपका 7516.6 किलोमीटर। ये बात समझना। अब इसी तरीके से अगर मैंने ये आपसे कोई ये पूछ ले सिर्फ द्वीपी भागों की जो तटीय सीमा है उसको बताइए, तो 7516 में से 6100 माइनस कर देंगे, जो आएगा आपको द्वीपी भागों का, द्वीपी राज्यों का तटीय सीमा हो जाएगा, उसे निकाल लेंगे आप, माइनस कर लीजिएगा। लेकिन अगर पूरा पूछे भारत का पूरा स्थलीय और तटीय सीमा जिसमें द्वीप सब समाहित हैं, तो आप क्या करेंगे, इसको और इसको आप ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा आपका 15,200 प्लस 7516.6 किलोमीटर। इसका जो एग्रीगेट आएगा, जो इसका सम आएगा, वही आपका हो गया
टोटल सीमा, भारत की तटीय और स्थलीय सीमा मिला के। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये तो स्थलीय और तटीय सीमा की बात कर लिए। अब थोड़ा सा जलीय सीमा की बात कर लें हम लोग। एक्चुअली एग्जाम में कई हमेशा पूछा जाता है, इसलिए यहाँ मैंने पॉइंट्स वही डाले हैं जो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, आप लोग को पता हो गया बंगाल की खाड़ी है, मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताना। देखिए, जलीय सीमा को बताने के यहाँ पर क्या मेरा औचित्य है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा भारत की समुद्री प्रादेशिक सीमा है ना, आपने सुना होगा संलग्न सीमा, फिर आपने सुना होगा कि अनन्य आर्थिक जोन, ये क्या है भारत का। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि ये क्या है और कहाँ से इसको हम लोग मेज़र करते हैं। ठीक है ये स्टेटमेंट में अक्सर क्वेश्चन, ये तो यूपीएससी में भी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आपको अगर इसके बारे में जानकारी है तो वो स्टेटमेंट में थोड़ा सा अपनी भाषा को बदल देता है, तो लोग उसमें भी थोड़ा सा फंस जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आधार रेखा जानिए क्या होता है। किसी भी देश का अगर समुद्री आधार रेखा क्या होता है, मान लीजिए ये कोई देश है, इस तरीके से कोई देश है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। किसी देश की ये कोई देश का, जैसे मान लीजिए भारत है, तो ऐसा तो है नहीं एकदम मैंने स्मूथ बना दिया, तो इसी तरह कहते हैं कटा फटा हर जगह रहता है, मैंने उसी तरह से बनाया है। तो ये देखिए, सबसे इस पॉइंट का सबसे ऊंचा पॉइंट ये इस तरीके से, ये जो होता है आपका, मतलब कहने का मतलब ये मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे, ये आपका आधार रेखा होता है। अगर मैं इसको और स्मूथ बना दूं ऐसे करके, तो अगर यहाँ कोई ऊंचा है तो ये ऐसे, ये आपका क्या होता है, आधार रेखा होता है। किसी भी देश के लिए ऐसे ही आधार रेखा बनता है। ठीक है, ये आधार रेखा इसका होता है। और जो भी हम लोग उसकी समुद्री सीमा का निर्धारण करते हैं, हमेशा याद रखिए वो आधार रेखा से ही करते हैं। किससे करेंगे, आधार रेखा से, वरना हमको क्या पता है कि कहाँ अंदर घुसना है, कहाँ बाहर जाना है ना। क्योंकि ये जैसे अब नॉर्वे के तट को ले लीजिए, अर्जेंटीना को ले लीजिए, चिली को ले लीजिए, कितना ज़्यादा उसमें कटा फटा है, तो उसका आधार रेखा अगर हम नहीं बनाएंगे तो उसकी समुद्री सीमा का निर्धारण बहुत मुश्किल है भाई। अगर नॉर्वे को देख लीजिए, फ्योर्ड जो होता है, अगर हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग यूरोप पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे क्या होता है। ऐसे है बिल्कुल एकदम इस तरीके से, एकदम ऐसे करके, मतलब इतना सा डीप ऐसे है कि आप अगर ऐसे कहीं यहाँ से मेजर करेंगे फिर यहाँ से करेंगे, समझ में नहीं आएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आधार रेखा तय करनी ही पड़ेगी, आपको आधार रेखा बनानी ही पड़ेगी। इसी से उसका सीमा का निर्धारण हो सकता है, समुद्री सीमा का। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ से है। तो अब आपको आधार रेखा समझ में आ गया। ठीक है, आपको आधार रेखा आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो आधार रेखा से देखिए, मैं आपको जलीय सीमा के बारे में बता दूं। पहले 3 होता है आपका जलीय सीमा। ठीक है, पहले को हम लोग क्या बोलते हैं, समुद्रिक सीमा। क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री, पहले क्या बोलते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैरीटाइम लाइन। क्या बोलते हैं, मैरीटाइम लाइन या मैरीटाइम बाउंड्री। ठीक है, प्रादेशिक समुद्री सीमा। दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र, या संलग्न क्षेत्र बोले, या फिर कंटिज्यूअस जोन। इसको क्या बोलते हैं, संलग्न क्षेत्र, कंटिज्यूअस जोन। ठीक है, दूसरा वाला हो गया। अब इस सब के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, और तीसरा जो भाग होता है, तीसरा होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसका नाम ही ऐसे है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ये आपका 3 भाग होता है। ठीक है, जलीय सीमा के 3 भाग होते हैं, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र, और तीसरा होता है आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ओके, देखिए सबसे पहले हम लोग जान गए आधार रेखा क्या होता है। ठीक है, आधार रेखा मैंने बता दिया। अब आधार रेखा से हम पहले सबसे पहले किसका निर्धारण करेंगे, प्रादेशिक समुद्री सीमा का। मान लीजिए आपका आधार रेखा भारत का जो मैंने बनाया है वही है। ठीक है, क्योंकि इससे ज़्यादा सीधा तो नहीं बना सकते दूसरे के क्षेत्र में चलेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से मान लीजिए, यहाँ से
12 समुद्री मील, 12 नॉटिकल मील जिसे होता है, 12 समुद्री मील। आधार रेखा से 12 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रादेशिक, उस देश का प्रादेशिक समुद्री सीमा। इस क्षेत्र की, ये जो क्षेत्र है आपका, ये जो क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र की खास बात ये है कि इस क्षेत्र पे अनन्य अधिकार, एकाधिकार होता है। जिस देश के लिए ये डिक्लेयर किया जाता है या ये उस देश का सामुद्रिक सीमा है, प्रादेशिक सामुद्रिक सीमा है, उसमें वो कुछ भी कर सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? कुछ भी मतलब उस पर उसका उसी तरह का अधिकार होता है जिस तरह के उसका लैंड पर अधिकार होता है। ठीक है, ये उसका होता है। अब दूसरा वाला जो होता है आपका संलग्न क्षेत्र, हमेशा हम ये बात आप लोग याद रखिए कि हमेशा जो हम मेजरमेंट लेंगे वो आधार रेखा से लेंगे। यहाँ से कुछ लोग क्या होता है बताने में क्या होते हैं कि यहाँ से यहाँ तक समुद्री मील, फिर प्रादेशिक सीमा, फिर प्रादेशिक सीमा से 12 समुद्री मील और जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र। सही है वो भी, लेकिन वो कंफ्यूज कर देता है कि किससे 12 ये अभी तो 12 लिए थे फिर इससे 12, तो इसलिए हम लोग हमेशा क्या लेंगे, आधार रेखा से ही कॉम मेजरमेंट का हम लोग आधार मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 12 समुद्री मील तक आपका क्या हो गया, प्रादेशिक समुद्री सीमा। फिर यहाँ से ही 24 समुद्री मील, 24 समुद्री मील तक का जो क्षेत्र होता है वो आपका होता है संलग्न क्षेत्र, जिसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस जोन। ये आपका क्या हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र। ठीक है, समझ गए आप लोग? इसमें मैंने बताया कि जो आपका प्रादेशिक समुद्री सीमा होता है उसमें आप भारत का अनन्य अधिकार होता है, एकाधिकार होता है, इसमें कुछ नहीं कर सकता। अधिकार आपका इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो अधिकार होता है वो बहुत व्यापक होते हैं। ठीक है, अब हम लोग संलग्न की बात करें, उसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंटिन्यूअस जोन होता है उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें हम लोग वित्तीय, जितने भी वित्तीय कार्य होते हैं सब कर सकते हैं। सीमा शुल्क हम वहाँ से वसूलते हैं। ठीक है, सीमा शुल्क भी वसूलते हैं। साफ सफाई की जिम्मेदारी, साफ सफाई करने का जो अधिकार होता है वो भी हमारे देश को ही होता है। कहाँ तक, आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक। ठीक है, अब इसी आधार रेखा से 200 समुद्री मील या नॉटिकल मील तक के जो क्षेत्र होता है उसको हम लोग बोलते हैं अनन्य आर्थिक जोन या अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। देखिए इसमें क्या होता है, ये ऐसा क्षेत्र होता है कि इसमें किसी भी जिस देश के बारे में हम बात कर रहे हैं उस देश को उसमें नए द्वीपों का निर्माण करना, अनुसंधान करना। ठीक है, नए द्वीपों का निर्माण करना, अनुसंधान करना, आर्थिक विदोहन, इसका हम लोग इस इतने क्षेत्र में हम लोग आर्थिक विदोहन भी कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो कितना महत्वपूर्ण है ये। सबसे पहले आपको प्रादेशिक समुद्री सीमा समझ में आ गया, संलग्न। अब बात कर रहे हैं अनन्य आर्थिक जोन की, तो ये कहाँ से होता है, आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक। इसमें हमने आपने क्या क्या बताया, आप क्या क्या कह सकते हैं हम लोग इसमें बताइए। नए द्वीपों का निर्माण, ये सब आपको पता होना चाहिए। पूछा ऐसे ही जाएगा कि हम लोग किस जोन में नए द्वीपों का निर्माण कर सकते हैं, या आपको सीधा स्टेटमेंट में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नए द्वीपों का निर्माण, अनुसंधान, आर्थिक विदोहन, या फिर दोहन नहीं, विदोहन ज़्यादा सही है सब। ठीक है, क्योंकि उसमें हम इस चीज़ का ध्यान देते हैं कि पर्यावरणीय नुकसान न हो। तो आर्थिक विदोहन, अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण इत्यादि सब काम हम लोग कहाँ करते हैं, एक्सक्लूसिव जोन में करते हैं। आपको याद होगा, जानते होंगे अगर आप लोग, कि अभी जो मुंबई आपका हाई है, जो वहाँ से लगभग 50 से 60% जो हम लोग को पेट्रोलियम का उत्पादन होता है मुंबई हाई से, हमारे इसी जोन में पड़ता है, ये एक्सक्लूसिव जोन में। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं। और जो हमने 24 मील जिसमें बताया संलग्न क्षेत्र, उसमें हमने क्या बताया है, इसमें आप सीमा शुल्क ले सकते हैं, है ना, सीमा शुल्क ले सकते हैं, साफ सफाई का कार्य कर सकते हैं, वित्तीय चीज़ों से रिलेटेड सारे चीज़ आप कर सकते हैं। कहाँ से, संलग्न क्षेत्र पे। और आपका जो मैंने इकोनॉमिक जोन बताया, प्रादेशिक सीमा बताया, उस पर तो आपका हर तरीके का अधिकार है उस पर। बात समझ में आ गया? ये आपका क्या है, जलीय सीमा। इस पर क्वेश्चन हमेशा आए हैं, ये आप लोग को ध्यान रहना चाहिए। ठीक है,
अब देखिए अगला ये हो गया हमारा सीमाओं का निर्धारण हो गया। अब हम लोग बात करें पड़ोसी देशों से सीमा। देखिए सीमा ही चला आ रहा है, पहले हमने क्या बताया, जलीय और तटीय सीमा, फिर यहाँ पर इस तरीके के जलीय सीमा की बात कर रहे हैं, तटीय सीमा और स्थलीय सीमा हो गया। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पड़ोसी देशों से सीमा। ये देखिए अभी इस फिगर का इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए मैंने इसको पहले से बना के रखा था। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको आप मैप में है तो बताइए कौन कौन से देश हैं जो हमारे पड़ोसी हैं। स्टार्ट कीजिए महान देश से, पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान के बाद अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से वर्तमान स्थिति में हमारी अभी कोई सीमा नहीं लगती, मतलब एक वर्तमान स्थिति ये है कि अभी जो पीओके का भाग है उसकी सीमा लगती है जो पाक अधिकृत है, लेकिन है तो अपना ही, इसलिए हम उसको भी अपना पड़ोसी देश ही मानेंगे जो हमारे डायरेक्ट हमारे स्थल से लगा हुआ है, हमारे लैंड से लगा हुआ है। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ठीक है। फिर इधर आएँ तो ये और महान देश हैं, है ना, महानों के महान, चाइना, जिनको सब जगह अपनी हड़प नीति को ही लगानी होती है, चाइना। उसके बाद आते हैं नीचे, देखिए म्यांमार है, यहाँ से चाइना का बाउंड्री खत्म होता है, फिर म्यांमार का स्टार्ट हो जाता है। म्यांमार से नीचे आ जाइए यहाँ पर पश्चिम बंगाल, कौन सा, पश्चिम बंगाल, ठीक है। इधर आपका श्रीलंका। इतने देश हैं। हाँ, 2 देश तो महत्वपूर्ण भूल ही गए, नेपाल और भूटान, नेपाल और भूटान। ये तो ये जो देश हैं ये हमारे भारत के साथ सीमा बनाते हैं। हमको इसमें इसके साथ और क्या पढ़ना है कि ये हमारे भारत के किन किन राज्यों से भी सीमा बनाते हैं, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यही पूछा गया है, राज्यों से सीमा। ठीक है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि 4 देश ऐसे दे देते हैं। अगर आपको ठीक से फिगर मैप, अगर आपने मैप से पढ़ाई की है तो आपको ध्यान रहता है, वरना सरल क्वेश्चन भी आपको गलत हो जाता है। और जो सरल क्वेश्चन गलत करता है, जो ईजी क्वेश्चन गलत करके आता है, उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ इसी बात का होता है कि ये तो बहुत ईजी था। तो अगर ये मैप याद है तो आपको पता चल जाएगा पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि पड़ोसी देशों से हमारे कौन कौन से राज्य जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की। देखिए मैप में ही देखिए पाकिस्तान आपका इधर का क्षेत्र है। अब अगर आपने विवाद सुना होगा पाकिस्तान से, तो गुजरात तक के क्षेत्र को वो अपना, कुछ क्षेत्र को अपना मानता है, जिसका मतलब वो गुजरात से सटा हुआ है ना। तो क्या है उसका पाकिस्तान से सटे हुए राज्यों की संख्या क्या है, देखिए गुजरात हो गया, राजस्थान को बहुत बड़ी सीमा बाउंड्री बनती है उससे, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और अब लद्दाख। तो कितने राज्य हो गए टोटल, पाकिस्तान से कितने राज्य लगते हैं, मैं इसको बाद में बना दूंगा। पाकिस्तान से कितने राज्य बनते हैं बताएं आप लोग। पाक से 5 राज्य। मैंने 5 के राज्यों के नाम बता दिया, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर है ना, लद्दाख। पहले लद्दाख आपका इधर तक था, ये जम्मू कश्मीर में आता था। अब जब से जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, दोबारा से उसको केंद्र शासित दोनों बना दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को, तो इस तरीके से उसको बांट दिया गया, लद्दाख का क्षेत्र बढ़ गया है। ठीक है, तो ये है आपका। अब बात करते हैं पाकिस्तान के बाद आपका कौन सा आता है, अफगानिस्तान। देखिए ये मैंने बनाया है ना गलियारा, ये लगभग इतने क्षेत्र को, और ये कि गलियारा टाइप का है, इसका नाम है वखान गलियारा। क्या नाम है, वखान गलियारा। और यही आगे जाके अफगानिस्तान से, इधर का अफगानिस्तान का भाग, इसी से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो समझेंगे आपका अफगानिस्तान किससे जुड़ा हुआ है, आपका लद्दाख से। ठीक है, अब बात कर ले इसका चाइना का। तब देखिए चाइना तो पूरा उत्तर भारत के उत्तरी छोर से लेके हमारा पूर्वोत्तर भारत तक चला आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले वो किससे लगा हुआ है, लद्दाख का, जिसके अभी आपने सुना होगा लद्दाख में कितना पाकिस्तान से चाइना से कितनी झड़पें हुई थी, और अभी भी शायद वो चढ़ के बैठा हुआ है। हमेशा वो अपना काम करता ही रहता है, लेकिन अपने जवानों ने उसको अच्छे से उनको जवाब दिया है। ठीक है, तो लद्दाख हो गया आपका जो चाइना सीमा बनाता है। फिर उसके बाद देखिए ध्यान से कि हिमाचल प्रदेश बनाता है ना, ये पूरा चाइना का ही क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश जुड़ा हुआ है। फिर ये कौन सा है, उत्तराखंड जुड़ा हुआ है ना, उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। उसके बाद नेपाल आ गया, तो नेपाल तो हमारा अपना राज्य है नहीं, तो क्या हो गया, लद्दाख हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, फिर इधर चले आए सिक्किम हो गया, इधर हो गया अरुणाचल प्रदेश। तो ये भी कितना हो गया, 5 राज्य। क्या हो गया, 5 राज्य। चीन से क्या हो गया, ये भी हमारा 5 राज्य। फिर से देखते हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों से लग गया। अब बात करते हैं इधर हो गया। अब ये देखिए नेपाल हो गया, भूटान। सबसे पहले नेपाल देख लीजिए, नेपाल इधर से उत्तराखंड से लगा हुआ है, नीचे यूपी से लगा हुआ है, तो बिहार से लगा हुआ है। तो आपको याद रहेगा, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, ये 3 हो गए। इधर देखिए, ये आपका जो वेस्ट बंगाल का भाग है, ये देखिए ऐसे गलियारे से यहाँ पर, ये भी इससे जुड़ा हुआ है ना।
तो ये आपका पश्चिम बंगाल भी भूटान से नेपाल से जुड़ा हुआ है और ये सिक्किम तो जुड़ा हुआ है। ये भी कितने हो गए आपका, नेपाल से भी कितना हो गया, 5 राज्य। ठीक है, मैप में बस ध्यान दीजिए, मैप अगर आपके पास है तो एकदम से याद हो जाएगा आपको ना। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, इधर से नीचे आपका पश्चिम बंगाल। अब बात करें भूटान की, इधर देखिए सिक्किम लगा हुआ इधर से, अरुणाचल प्रदेश लगा हुआ इधर से, नीचे से आपका लगा हुआ है पश्चिम बंगाल और इधर से लगा हुआ आपका असम। ठीक है, तो क्या हो गया, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और असम। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा, भूटान। ओके, ये हो गया आपका भूटान। चाइना का तो मैंने बता ही दिया है, हाँ चाइना का हो गया। अब इधर बात कर लेंगे म्यांमार का। म्यांमार का, चाइना का जहाँ से सीमा खत्म होता है वहाँ से म्यांमार का स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो म्यांमार अरुणाचल प्रदेश से म्यांमार, चाइना भी लगा हुआ है और म्यांमार भी लगा हुआ है। तो इसे देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है, ये सब पूरा है म्यांमार का ही क्षेत्र। तो सबसे पहले क्या, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर और फिर मिजोरम, है ना। ध्यान दीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सीक्वेंस जो ऐसे राज्यों का क्रम अगर याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो क्या हो गया आपको, म्यांमार, 4 राज्य इससे भी लगे हुए हैं, नाम मैंने आपको बता दिया। अब इधर चले आइए, कौन सा आ गया आपका, बांग्लादेश। बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश देखिए बीचों बीच है, ये आपका त्रिपुरा है, ये भी बांग्लादेश का ही भाग है ना। एक तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा आपका कि बांग्लादेश किस, भारत के किस राज्य को 3 तरफ से घेरे हुए है। घेरे हुए मतलब आक्रमण नहीं करने वाला है, मतलब 3 तरफ से उसको घेरे हुए है अपने स्थल से। तो देखिए यही है आपका त्रिपुरा, और त्रिपुरा आप ऐसे भी याद कर ले सकते हैं कि त्रिपुरा ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो त्रिपुरा तो उससे सीमा बना ही रहा है। उसके बाद देखिए आपका क्या हो गया, इधर देखिए वेस्ट बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल पूरा उसी का भाग ही था पहले वो, तो ये तो सीमा रहेगा ही। बिहार भी है ना, ठीक है, बिहार भी है, नहीं बिहार नहीं है, माफ कीजिए, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये हो गया आपका, किससे हो गया आपका, बांग्लादेश से, बांग्लादेश से। ठीक है, ये आपके हो गए। अब क्या और कौन सा कोई बचा जो भारत का पड़ोसी देश है, नहीं अब कोई नहीं बचा। रहा आपका ये श्रीलंका, तो आप अच्छी तरह जानते हैं श्रीलंका हमारा जलीय भाग से अलग होता है। वहाँ पर हमारी कौन सी खाड़ी है, हमारी मन्नार की खाड़ी है, पाक स्टेट जिससे बोलते हैं। कौन सी है, मन्नार की खाड़ी है, और जिससे अलग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, श्रीलंका जिससे अलग होता है। कौन सी संधि है, पाक स्टेट, वो पाकिस्तान वाला मत समझ लीजिएगा, पाक स्टेट उसका नाम ही है, पाक जल संधि, पाक जल संधि। ठीक है, पाक जल संधि से श्रीलंका हमारे भारत से अलग होता है, और यहाँ पर जो खाड़ी का निर्माण होता है ये कौन सा होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी मोतियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो याद रहेगा आपका, सारे हमने जो पड़ोसी देश थे उनसे लगने वाले सीमाओं का, सीमावर्ती राज्यों का हमने यहाँ पर जिक्र कर दिया है। याद रहेगा आप लोग को, पूछा हमेशा जाता है। ठीक है, अभी आपका हो गया जलीय सीमा, पड़ोसी देशों से सीमा हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर मैंने अभी नहीं बताई है कि सीमा तो बनाते हैं जो देश, उनमें सबसे बड़ी सीमा कौन बनाता है। अब ये मैप अगर आपके पास होगा तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि चाइना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका मतलब चाइना की लंबाई सबसे बड़ी होगी सीमा के रूप में, सीमा बनाने वाले देशों में। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश का जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा जिग जैग है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र से सीमा बनाता है भारत के। तो जो सबसे बड़ी लंबाई, सीमा की लंबाई सबसे बड़ी है, वो किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। हाँ, अब सामान्य हो गया है, लोग याद कर लिए, लेकिन ऐसा है, मैंने फिर से बताया कि सामान्य क्वेश्चन को भी जो नए बच्चे हैं उनको लिए तो बहुत उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए उनको ध्यान देना है। लगभग 4096 किलोमीटर बांग्लादेश से कितनी सीमा बनती है, बांग्लादेश से लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनती है, और ये सबसे बड़ी सीमा है भारत का किसी भी देश के साथ। ठीक है, उसके बाद चाइना, उसके बाद क्या है, चाइना, यहाँ से लेके
यहाँ तक है। इसकी लंबाई कितना है? इसका लंबाई है लगभग 3488 किलोमीटर। सोचिए कितना अंतर है, लगभग 600 किलोमीटर का अंतर है। दिखने में ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा वही है। उसके बाद आता है पाकिस्तान। पाकिस्तान से हमारा तीसरी सबसे बड़ी सीमा बनती है। वो कितना है? लगभग 3323 किलोमीटर। कितना है? लगभग 3323 किलोमीटर। याद रहेगा आपको? ये तीनों क्रम याद रहेगा सब। मान लीजिए बांग्लादेश बहुत सामान्य हो गया, सबसे बड़ी सीमा बनाता है। पाकिस्तान हमेशा हाईलाइट रहता है। यही पूछ ले कि पाकिस्तान किस मतलब सीमा बनाने वाले देशों में पाकिस्तान का क्रम कितना है, कौन सा है, तो आप क्या रहेगा? तीसरा है। बांग्लादेश पहला, चाइना दूसरा, पाकिस्तान तीसरा। ठीक है, पाकिस्तान क्या है? तीसरा। उसके बाद आपका नेपाल आता है। देखिए बड़ी सीमा बनाता है नेपाल भी, नेपाल। उसके बाद कौन सा आएगा आपका? नेपाल के बाद कौन सा आएगा बताइए? म्यांमार। ये मत समझिए भूटान पहुंच जाएं। म्यांमार, उसके बाद आपका क्या होगा? भूटान। उसके बाद आपका अफगानिस्तान। ठीक है, क्या है आपका? अफगानिस्तान। देखिए बांग्लादेश 4096, चाइना लगभग 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान 3323 किलोमीटर। उसके बाद क्या आपका है? नेपाल का कितना है? नेपाल का आपका लगभग है 1751 किलोमीटर। कितना है? 1751 किलोमीटर है। म्यांमार का लगभग कितना है? 1643 किलोमीटर। भूटान का लगभग है 699। अफगानिस्तान का लगभग है, अफगानिस्तान में आपको अलग अलग किताबों में कहीं आपको 80 किलोमीटर भी मिलेगा और कहीं कहीं आपको 100 किलोमीटर से आसपास मिलेगा, 106 किलोमीटर ये भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप मान के चलिए 100 किलोमीटर के आसपास की सीमा हमारा अफगानिस्तान से लगता है, वो भी इस वखान गलियारे के माध्यम से। ठीक है, वखान गलियारा क्या है? वखान गलियारा है। यह आर्थिक रूप से पहले बहुत फेमस था, इसी से हम लोग का यहाँ पर व्यापार होता था। ठीक है, तो ये है आपकी सीमा। ठीक है, तो याद रहेगा सबसे बड़ी सीमा है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चाइना और उसके बाद पाकिस्तान। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो गया आपका, पड़ोसी देशों से सीमा हो गया। अब इन्हीं पड़ोसी देशों से सीमा बनाने वाले में कुछ सीमाओं के नाम भी आप लोग सुने होंगे, जैसे मैकमोहन रेखा हो गया, है ना, रेडक्लिफ रेखा हो गया, डूरंड लाइन हो गया। तो ये सब भी आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए। इसमें 3 नाम तो बड़े फेमस हैं। अब चूंकि देश हैं, है ना, तो इनको अलग करने वाले कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भी निर्धारण हुआ होगा। भाई किसी देश की बाउंड्री उसका नाम रखा गया है। ठीक है, अंग्रेज़ थे, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कैसे कैसे लाइन बना के चले गए हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। सबसे पहले भारत और महान देश चीन की बात कर लें। ठीक है, इनको अलग करने वाला जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है उसका नाम क्या है? मैकमोहन रेखा। कहीं कहीं आपको मैकमोहन भी मिलेगा, हिंदी में अक्सर यही मिलता है, मैकमोहन रेखा। पढ़ने में आसानी होती है शायद इसलिए। ठीक है, इस तरह याद रखिए। मैकमोहन रेखा भारत पाकिस्तान के बीच में क्या है? रेडक्लिफ रेखा। ठीक है, उसके बाद कौन सा बचा आपका? भारत और अफगानिस्तान। भारत और अफगानिस्तान, ये इसको हम लोग डूरंड रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डूरंड लाइन। भारत और अफगानिस्तान के बीच में क्या होता है? डूरंड लाइन। हालांकि डूरंड लाइन अभी अब भारत के ये स्थिति में रह नहीं गया, अभी पीओके में है, मैंने आपको शुरुआत में बताया। एक और है आपका, याद रखिए, भारत और, शायद ये आपको बहुत कम मिले, भारत और बांग्लादेश शून्य रेखा। इसका क्या नाम है? शून्य रेखा। ठीक है, याद रहेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा। ओके, ये है आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले देशों के साथ उनके जो नाम है। ठीक है, अब हो गया आपका, मैंने जितने सीमा से रिलेटेड काफ़ी थे क्वेश्चन वो मैंने आपको सब लगभग बता दिया। अब बात कर रहे हैं आपका तटीय राज्यों का, है ना, तटीय राज्यों के बारे में। ठीक है, देखिए मैंने आपको पहले ही बताया, ये आपका क्या है? अरब सागर, और ये आपका क्या है? बंगाल की खाड़ी, है ना। ये आपका बांग्लादेश है इधर वाला भाग, तो ये स्थल है, तो यहाँ तक लगता है जो, और यहाँ से यहाँ तक लगता है ये जो है,
ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपके पास मैप है तो मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा आपको। लगभग 9 ऐसे राज्य हैं जो भारत की तट में आते हैं, ठीक है, तटीय राज्य, 9 राज्य। स्टार्ट करते हैं, याद ऐसे करिए, मैप से याद करिए। गुजरात तटीय सीमा बनाता है तो गुजरात, ठीक है। उसके नीचे गुजरात के बाद बताइए महाराष्ट्र, ठीक है, गोवा छोटा सा, फिर कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल। याद होगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आपके पश्चिमी तट के 5 राज्य हो गए। पश्चिमी तट के 5 राज्य आपको याद हो जाने चाहिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरल। अब बात करें पूर्वी में जो 4 बचे हैं, इधर से देखिए, पश्चिम बंगाल बड़ा तट बनाता है, अब अच्छी तरह। उसके बाद उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ये आपके 9 राज्य हो गए। क्या हो गए? 9 राज्य। मैं नाम लिखने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको मैप से बता दिया ताकि आप वर्क करें। याद से रखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ठीक है। ये आपके टोटल 4, इनके अलावा 4 आपके केंद्र शासित राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। 4 केंद्र शासित राज्य हैं, उनको भी याद रखिए। 9 राज्य हैं और 4 यूटी। कौन कौन से हैं? एक तो अभी 2019-20 में जिनको मिला दिया गया है वो हैं, कौन से आपके बताइए? दमन दीव और यहाँ था ना, दमन दीव और दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली दमन दीव को एक कर दिया गया, इसलिए उनको एक ही मानेंगे, तो एक वो बनाता है सीमा। फिर बताइए, और 3 यूटीज कौन कौन से हैं? एक आपका पुदुचेरी है ना, 1 2 पुदुचेरी है, और 2 यूटी कौन कौन से हैं बताइए, याद रखिए। पुदुचेरी के बारे में थोड़ा सा एक और चीज़ बता रहे हैं, पुदुचेरी है ना। पुदुचेरी के बारे में एक चीज़ है कि पुदुचेरी जो आपका लगभग 3 राज्यों में विस्तार है इसका। पुदुचेरी एक आपका यूटी है, लेकिन इसका विस्तार कितने राज्यों में है? 3 राज्यों में है। किस किस में है? केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ध्यान रखिए, देखिए इस तरीके से है ना। जो केरल का भाग है, जो पुदुचेरी का भाग जो केरल में है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? माहे। क्या नाम देते हैं? माहे। और इसी पुदुचेरी यूटी का जो भाग आंध्र प्रदेश में है, उसको क्या नाम देते हैं? उसका क्या नाम देते हैं? यनम। माहे, यनम। अब बचे 2, एक खुद का पुदुचेरी जो मुख्य पुदुचेरी है, और दूसरे एक कराईकल। एक मुख्य पुदुचेरी और एक कराईकल। ये दोनों भाग क्या है, कहाँ हैं आपके? तमिलनाडु में, ठीक है। याद रहेगा आपको। आपका जो पुदुचेरी राज्य है, यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित प्रदेश है, वो उनका विस्तार लगभग 3 राज्यों में है, ठीक है। 3 राज्यों में 4 जगहों पे है। जैसे एक केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में। केरल में स्थित भाग को हम लोग क्या नाम देते हैं? माहे। आंध्र प्रदेश में स्थित भाग को क्या नाम देते हैं? यनम। और कराईकल और पुदुचेरी जो मतलब मुख्य पुदुचेरी है और कराईकल, वो कहाँ है आपके? तमिलनाडु में। ये आपको मैंने बना के बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? 4 यूटीज़ हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो एक को मैंने बताया दमन दीव और दादर नगर हवेली, एक हो गया। दूसरा मैंने कौन सा बताया था आपको? पुदुचेरी। और तीसरा आपको अच्छी तरह देख रहे हो कि यहाँ मैंने मिटा दिया, ये और ये कौन कौन से हो गए? अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप। 4 हो गए, याद रहेगा। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली और दमन दीव और आपका पुदुचेरी। ये 4 हैं यूटी जो आपकी तटीय सीमा बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब एक चीज़ और आप जान लीजिए, राज्यों का क्षेत्रफल। अब चूंकि हम लोग ये ऊपर ओवरव्यू सब देखते चले गए ना, तटीय सीमा, क्षेत्रफल, उनसे संबंधित ये। अब थोड़ा सा ये है कि भारत के जो राज्य हैं उसमें से रिलेटेड भी क्वेश्चन कभी कभी बहुत पूछे गए हैं, कभी कभी नहीं, अक्सर पूछे गए हैं। तो कभी कभी बहुत कैसे हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर हम एरिया वाइज देखें, अगर हम क्षेत्रफल के हिसाब से देखें, तो कम से कम आपको 4-5 क्रम तो याद ही होने चाहिए, ठीक है। तो आपका सबसे बड़ा प्रदेश एरिया के क्षेत्र में आपको जानेंगे तो आपको कौन सा है? आपका राजस्थान सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला प्रदेश होता है। कौन सा होता है आपका? राजस्थान आपका सबसे
बड़ा प्रदेश होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, कौन सा होता है आपका? राजस्थान। उसके बाद एमपी मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद अपना यूपी, ठीक है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी, ठीक है, समझ गए आप लोग। ये 4 का क्रम तो आपको पक्का याद होना चाहिए। राजस्थान सबसे ज़्यादा, फिर एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, इसी तरीके से। और अगर इसे मुख्य राज्यों की बात करें तो उसमें सबसे छोटा राज्य आपका कौन सा हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। कौन सा हो जाएगा आपका सबसे छोटा? गोवा, ठीक है। इसी तरह जनसंख्या की अगर हम बात कर लें तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या क्षेत्र में सबसे बड़ा राज्य है ना। जनसंख्या क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है और सिक्किम जनसंख्या के क्षेत्र में सबसे छोटा राज्य है। याद रहेगा आप लोग को। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस पे क्वेश्चन भी आए हैं और आपको जानना भी जरूरी है ना। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे राज्यों का क्षेत्रफल तो हो गया है ना। हाँ, अब ये जान लीजिए कि भारत का जो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसमें करंट स्थिति में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो उनमें से कितने ऐसे राज्य हैं जो भू अवस्थित हैं? भू अवस्थित का मतलब समझते हैं लैंड लॉक्ड, स्थल आबद्ध। अब उसमें स्थल आबद्ध का मतलब ये है कि चाहे वो किसी विदेशी देश भूमि से स्थल आबद्ध हो, चाहे अपने से हो, ठीक है। तो उनकी संख्या, आप अगर मैप है आपके पास और आप उसमें देखेंगे, अगर आपके पास पॉलिटिकल मैप है तो आप बस उसको खोल के आप काउंट करिए, आप देखेंगे कि लगभग, अब चूँकि पहले ये 2 हो गया है ना, पहले पूरा जम्मू कश्मीर ही था, लद्दाख उसका भाग था, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन 2 कर दिया गया। तो अब लगभग कितने हो गए हैं? ऐसे आपको 21 राज्य मिल जाएंगे, आपको ऐसे 21 राज्य मिल जाएंगे जो भू अवस्थित हैं। उनमें आपका चाहे विदेशी भूमि से भू अवस्थित हो अपने देशों अपने राज्यों के साथ, चाहे जैसे, लेकिन भू अवस्थित राज्यों की संख्या आप देखेंगे कितनी मिल जाएगी आपको, लगभग नहीं 21 राज्य आपको स्थल आबद्ध लैंड लॉक्ड आपको स्टेट भारत के मिलेंगे। कितने? 21। आप ये मैप में देखिएगा। एक दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो अपने ही राज्यों से भू अवस्थित हैं? देखिए ऐसा ही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जो अपने ही राज्य या अपने ही भूमि से, अपने ही राज्यों से लैंड लॉक्ड हैं? तो ऐसे राज्यों की संख्या हो गया 5। मैप है तो आप देखिए ध्यान से। मध्य प्रदेश चारों तरफ से घिरा हुआ है अपने ही राज्यों से, हरियाणा चारों तरफ से घिरा हुआ है अपने ही राज्यों से, है ना। झारखंड भी है, झारखंड इधर ही है, ये भी अपने घिरा हुआ है ना। देखिए यूपी इसलिए नहीं बोल, इधर नेपाल लग गया, मैं अपने राज्यों से घिरे हुए की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इधर क्या है? असम हो गया, है ना। असम नहीं, असम नहीं होगा, इधर नहीं होगा, ये हो गया। और आपके 3 हो गए। और आपका देखिए मैप है आपके पास, तो ध्यान रखिए, हरियाणा मैंने बताया, और एमपी बताया, है ना, और झारखंड, छत्तीसगढ़ भी है और तेलंगाना है, हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। क्यों? तेलंगाना समुद्री सीमा नहीं बनाता, ये याद है, और समुद्री सीमा नहीं बनाता तो लगभग बीच में पड़ता है। इधर तटीय सीमा आपका आंध्र प्रदेश बना लेता है, इसके तरफ और राज्य हैं। तो आपके कितने राज्य हो गए? 5 राज्य। कितने राज्य हो गए? 5 राज्य, है ना। 21 हैं जो आपके टोटल भू आबद्ध हैं विदेशी भूमि के साथ, लेकिन 5 ऐसे राज्य हैं भारत के जो अपने ही राज्यों से स्थल आबद्ध हैं। फिर से एक बार देख लीजिए कौन कौन से हैं। हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना और छत्तीसगढ़, ठीक है। ये हैं, ये 5 राज्य हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके पूरे भारत का आपका एक भौगोलिक परिचय। जितना मुझे इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने आपको यहाँ पर एक ओवरव्यू देते हुए, और इसमें सब सारे पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको बिल्कुल सामान्य परिचय समझ के इसको अवॉइड मत करिएगा। इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कम से कम मान लीजिए किसी भी एग्ज़ाम में इसमें इस लेक्चर से तो आपको कोई न कोई क्वेश्चन मिलना ही है। 1 से ज़्यादा 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है। याद रखिए सीमाओं पे क्वेश्चन तो यूपीएससी सबसे ज़्यादा पूछता है ना। जो भी आपको अगर देख रहे होंगे, जैसे इसमें यूक्रेन और अगर रूस का चल रहा है, तो इनमें समझिए सिर्फ यूक्रेन और रूस के ही सीमाओं के देशों का नाम पूछ सकता है। उससे आसपास जैसे पोलैंड अभी हाईलाइट में है ना, पोलैंड रहा है, लिथुआनिया हो गया है, इनसे संबंधित मतलब वो पूरा क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाता है।
उस पूरे क्षेत्र की नदियाँ इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, शहर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। अभी हाल में आपने सुना होगा, करंट की स्थिति में सुने होंगे कि वहाँ पर जो परमाणु संयंत्र हैं, है ना, जार्मेजियम कुछ नाम है, चेरनोबिल है जो यूक्रेन का है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो परमाणु संयंत्र इंपॉर्टेंट हो गए कि उस आसपास क्षेत्र में कहाँ है परमाणु संयंत्र, कौन सी घटना घटी है आज अभी हाल फिलहाल में, और पूरा उसका इतिहास क्या रहा है। तो इसी तरीके से समझ लीजिए सीमावर्ती जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और चाइना के बीच में भी हाल फिलहाल विवाद चल ही रहा है, तो ये वाला जीवन बहुत है, पाकिस्तान से भी चल रहा है ना, चलता ही रहता है। तो ये अभी श्रीलंका है, श्रीलंका के बारे में इसलिए मैंने, श्रीलंका जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना, ये वाला चीज़ जरूर पढ़ लीजिएगा। आर्थिक परिस्थिति से जूझ रहा है वो अपने, है ना। तो अभी जो इसमें जो मेन पाक जल संधि मन्नार खाड़ी, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है छोटे एग्जाम में, लेकिन इसमें और आप इसका एनालिसिस कर लीजिएगा इस भाग को, क्योंकि ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो इसमें इतना कोई सीमा तो डायरेक्ट लगता नहीं है, लेकिन अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो श्रीलंका पढ़ना आपके लिए मजबूरी है, पढ़ना ही पड़ेगा। आप IR पढ़ रहे होंगे तो पढ़ना ही पड़ेगा। खैर, तो ये आपका एक, मैंने आपको पूरी एक समग्र आप कह सकते हैं, तो मैंने आपको एक जानकारी दे दी। इसको आप लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, उतना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लगे रहिए, आप सपोर्ट कीजिए अपना। थैंक यू।